नहीं नहीं, मुंबई की क्यों आप इतना कम क्यों समझते हो? मैं पूरा महाराष्ट्र का हूँ और चाहता हूँ कि पूरा देश का बनूं। पूरे देश के हिटलर बनना चाहते हैं? क्या क्यों ना बनूं? क्या वो ठीक है, वो गलत प्रचार है एक प्रकार का। वो बंबई का बब्बर शेर था, वो महाराष्ट्र का महाराजा था। उसकी इज्जत के बिना बंबई शहर में एक पत्ता भी नहीं डोलता था। उसकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर उतर आते थे। बड़े बड़े नेता, मंत्री, यहाँ तक मुख्यमंत्री भी उसके दरबार में सलाम बजाते थे। जिसने मराठी मानुष का मुद्दा उठाया था तो लाखों मराठी उनके पीछे बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़े। जिसने मराठी अस्मिता के सहारे मातोश्री में बैठकर पूरे महाराष्ट्र पर दशकों तक राज किया, ऐसे थे बाल केशव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। बात 1995 की है। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों को हुए काफी वक्त बीत चुका था। कई दिनों बाद साउथ के मशहूर फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी, जिसका नाम रखा गया था बॉम्बे। इस फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया था। फिल्म के अंत में बाल ठाकरे से मिलता जुलता एक कैरेक्टर इस हिंसा पर अपना दुख जताता दिखाई देता है। उसके साथ एक मुस्लिम नेता भी इस तरह के विचार प्रकट करता है। बाल ठाकरे ने इस फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया और कहा कि वो उसे मुंबई में रिलीज नहीं होने देंगे। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे महानायक अमिताभ बच्चन, जो ठाकरे के करीबी दोस्त थे। अमिताभ उनके पास गए और पूछा क्या शिव सैनिकों को दंगाई के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो चीज बुरी लगी थी वो था दंगों पर ठाकरे के चरित्र का दुख प्रकट करना। मैं कभी किसी चीज पर दुख नहीं प्रकट करता। अपने 40 साल से भी अधिक के राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं हुआ करता था जिस पर ठाकरे की राय नहीं हुआ करती थी, चाहे नेशनल पॉलिटिक्स हो या कला या खेल या फिर कोई और भी विषय। बाल ठाकरे उस पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते थे। उनके शब्दों में अक्सर दूसरे का मजाक उड़ाने वाली लाइनें होती थी या फिर नाकाबिले बर्दाश्त तीखापन। करीब 46 साल तक सार्वजनिक जीवन में रहे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने कभी ना तो कोई चुनाव लड़ा, ना ही कोई राजनीतिक पद स्वीकार किया। यहाँ तक कि उन्हें औपचारिक तौर पर कभी शिवसेना का अध्यक्ष भी नहीं चुना गया था। लेकिन इन सब के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर राजधानी मुंबई में उनका खासा असर था। कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी बिना उनसे सलाह मशविरा किए कोई कदम नहीं उठाते थे। यहाँ तक विरोधी भी उनके पास उनसे राय शुमारी के लिए जाया करते थे। यानी कुर्सी भले ही किसी के पास हो, कुर्सी की चाबी हमेशा ठाकरे के पास हुआ करती थी। वह महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के गॉडफादर थे। प्राइम मिनिस्टर बनके पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। देश के विवादित नेता के तौर पर जाने जाने वाले बाल ठाकरे पर कानून तोड़ने के कई आरोप लगे, लेकिन ठाकरे की हुंकार कभी कम ना हुई। बाबरी विध्वंस से लेकर दक्षिण भारतीयों और उत्तर भारतीयों पर हमले के बावजूद ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे। बाल ठाकरे एक सख्त और कट्टर पॉलिटिशियन माने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि वो एक कार्टूनिस्ट थे, लेकिन हास्य और व्यंग को कला में पिरोने वाला यह शख्स राजनीति में उतना ही कट्टर माना जाता था जिसकी आहट से ही बड़े बड़े दिग्गज थर थर कांपने लगते थे। मराठी राग अलापने वाले बाल ठाकरे सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब सचिन ने यह कहा कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है तो ठाकरे ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया था। उन्होंने कहा कि सचिन क्रिकेट की पिच पर ही रहें, राजनीति का खेल हमें खेलने दें। वैसे क्रिकेट का किस्सा आ ही गया है तो इसी से जुड़ा एक और किस्सा सुन लीजिए। ठाकरे देश की आन के सामने किसी को तवज्जो नहीं देते थे, इसीलिए वो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे। साल 1999 में कई सालों बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 2 टेस्ट खेलने के लिए भारत आई थी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पहला टेस्ट होना था, लेकिन ठाकरे को यह बात रास नहीं आई और फिर शिव सैनिकों ने कोटला की पिच ही खोद डाली। एक तरफ ठाकरे भारत के पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद को अपने यहाँ खाने पर बुलाने में कोई गुरेज नहीं था। उन्होंने मियांदाद को अपने घर खाने पर बुलाया भी। पुराने पत्रकार बताते हैं कि जावेद मियांदाद ही क्यों, अगर इमरान खान भी राजी होते तो वो उन्हें भी अपने यहाँ खाने पर बुला सकते थे। पाकिस्तान की टीम खेलने आना चाहे अब भारत में तो आपका क्या रुख रहने वाला है? हमारा कोई स्पोर्ट्स के बारे में कोई हमारे मन में दुश्मनी नहीं है, ना कोई। साल 2010 की बात है। मुंबई हमलों के बाद ठाकरे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने पर एतराज जताया, जबकि किंग खान शाहरुख खान इसके खिलाफ खड़े हो गए।
तब बाल ठाकरे ने शाहरुख पर राष्ट्रद्रोही होने का तमगा लगा दिया। शिवसेना शाहरुख से माफी की मांग करने लगी। हालांकि उस वक्त शाहरुख की फिल्म माय नेम इज खान रिलीज होने वाली थी। हालांकि शिवसेना ने इस फिल्म को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन शाहरुख से माफी की मांग पर अड़ गई। फिर एक दिन कड़ी सुरक्षा के बावजूद शाहरुख के बंगले मन्नत पर हमला हुआ और अगले दिन शाहरुख मातोश्री पहुंच गए। बाहर निकले तो सब कुछ ठीक होने की बात कहने लगी। जो शाहरुख एक दिन पहले तक माफी नहीं मांगने पर अड़े थे, एक दिन बाद उनके सुर बदल चुके थे। समझा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे से मुलाकात के दौरान वहां क्या कुछ हुआ होगा। बम्बई ब्लास्ट के बाद जब संजय दत्त टाडा के तहत अरेस्ट हो गए थे, तब उनके पिता और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता सुनील दत्त ने हर चौखट पर मदद की गुहार लगाई। कहते हैं कि आखिरकार वो थक हार कर बाला साहेब ठाकरे के पास पहुंच गए और तब जाकर संजय दत्त को टाडा से राहत मिल पाई। बात घूम फिर कर वहीं पहुंच गए कि जिस आदमी ने कभी सीधे तौर पर सत्ता का सुख नहीं भोगा, सत्ता हमेशा उसके कदमों में कैसे लोटी रही। दरअसल ये वो दौर था जब मुंबई में बड़ी बड़ी कंपनियां तो थी, लेकिन वहां मराठियों को नौकरी नहीं मिलती थी। उनकी जगह दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों ने ले रखी थी। ठाकरे तब एक प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। वो अपने कार्टून्स के जरिए मराठियों की आवाज बुलंद करते थे। बाद में उन्होंने अखबार की नौकरी छोड़कर मार्मिक नाम से अपना खुद का अखबार निकाला था, लेकिन वो समझ गए कि मराठी मानुष का ये मुद्दा सिर्फ कार्टून बनाकर हल नहीं होगा। तब उन्होंने 1966 में शिवसेना नाम से अपनी पार्टी बनाई। शिवसेना ने कंपनियों को निशाना बनाना शुरू किया। वहां तोड़फोड़ की जाने लगी। ठाकरे का तर्क था कि उन कंपनियों में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। इस मुद्दे को मराठियों ने हाथों हाथ लिया। शिवसेना की राजनीति में हिंसा और डर बहुत गहरे तक जड़ें जमा चुकी थी। ठाकरे कहते थे, मैं राजनीति में हिंसा और बल का प्रयोग करूंगा क्योंकि वामपंथियों को यही भाषा समझ आती है और कुछ लोगों को हिंसा का डर दिखाना चाहिए, तभी वो सबक सीखेंगे। धीरे धीरे मराठी युवा शिवसेना से जुड़ने लगे। दक्षिण भारतीयों के कारोबार और प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया जाने लगा। अब अप्रवासी यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों पर भी शिव सैनिकों के हमले आम बात हो गई थी। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके के दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। अब एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े को सुलझाने लगे, लोगों को नौकरियां दिलवाने लगे। यहाँ तक फिल्मों की रिलीज में भी उनकी मनमानी चलने लगी। धीरे धीरे मुंबई म्युनिसिपल चुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होने लगा। हालांकि शिवसेना का असर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रहा। राज्य के दूसरे इलाकों में अब भी पार्टी का कुछ खास असर नहीं था। फिर 80 और 90 के दशक का दौर आया जब बाल ठाकरे तेजी से उभरे, क्योंकि उस समय हिंदुत्व का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा था और ठाकरे कट्टर हिंदुत्व समर्थक थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए जो कई हफ्तों तक चले। इसमें शिवसेना और बाल ठाकरे का नाम बार बार लिया गया। तब भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली। सभी ने कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाल ठाकरे से जब यही सवाल दोहराया गया तो उन्होंने कहा, हमारे लोगों ने ये गिराया है और मुझे इसका अभिमान है। उन्होंने एक समय यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू अब मार नहीं खाएंगे, उनको हम अपनी भाषा में जवाब देंगे। ठाकरे जानते थे कि ऐसी भाषा से उनको लोगों का समर्थन मिल सकता है और हुआ भी ऐसा ही। लोगों के बीच उनके बारे में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कट्टर हिंदुत्व और पाकिस्तान को लेकर उनके रवैये की वजह से भी उन्हें काफी लोगों का समर्थन हासिल हुआ। इसके सिर्फ 3 साल बाद शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। बाल ठाकरे चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने एक बहुत ही करीबी नेता को मुख्यमंत्री बनाया और सत्ता की चाबी खुद अपने पास रखी। ठाकरे किंग नहीं किंग मेकर थे, लेकिन आज उनके वारिस उनके उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में अपनी सरकार चला रहे हैं। खैर, राजनीति की अपनी जरूरतें होती हैं और वो हमेशा समय समय पर पूरी की जाती है। खैर, जैसा भी हो, बाल ठाकरे की अंतिम विदाई में शामिल होने मुंबई पूरा पहुंच गया था। ऐसा जनसैलाब उमड़ा था किसी ने जो कभी नहीं देखा था। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही दी जाती थी। ऐसे थे बाला साहब ठाकरे। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।